अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए रोहन को अचानक मुंबई जाना पड़ा। रोहन ने होटल की ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई थी। वह एयरपोर्ट से निकलकर होटल ढूंढने लगा। दिसंबर महीने का एंड चल रहा था। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के कारण सारे होटल फुल थे। काफी ढूंढने के बाद भी रोहन को किसी भी होटल में रूम नहीं मिल पाया। वो अपना बैग लेकर रोड पर खड़ा था। तभी एक रिक्शा वाला उसके पास आया। भाई साहब, होटल ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, क्या तुम्हें कोई होटल पता है जहाँ जगह खाली हो? यहाँ से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल है जहाँ कम ही लोग ठहरते हैं। आप बैठिए, मैं आपको वहीं पहुँचा देता हूँ। रिक्शा वाला अंधेरे रास्तों से रोहन को एक होटल में ले आया। रोहन ने काउंटर पर बैठी रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मैम, क्या मुझे एक रूम मिल सकता है? हाँ सर, मिल जाएगा। बस ये फॉर्म फिल कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। रोहन जब फॉर्म फिल कर रहा था तो उसे काउंटर के नीचे रिसेप्शनिस्ट की चेयर के बराबर में किसी आदमी की टांगे दिखाई दी। रोहन पूछने ही वाला था कि काउंटर के नीचे कौन पड़ा हुआ है, लेकिन उसने अपना ध्यान वहाँ से हटाया और फॉर्म पर साइन करके पेमेंट कर दिया। चलिए सर, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ आती हूँ। रोहन जब रिसेप्शनिस्ट के साथ चल रहा था तो उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट के पैर उल्टे हैं। रोहन का मन हुआ कि वो होटल से उसी समय भाग जाए। रोहन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रिसेप्शनिस्ट ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ सर, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैम, आपके पैर? वो बचपन से ही ऐसे हैं। क्या आपको कोई परेशानी है? रिसेप्शनिस्ट की आवाज में नाराजगी देखकर रोहन समझ गया कि उसे पैरों के लिए नहीं टोकना चाहिए था। रिसेप्शनिस्ट उसे रूम नंबर 61 में छोड़कर चली गई। रोहन थका हुआ था, इसलिए वह हाथ मुंह धोकर सो गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज से रोहन की आंख खुल गई। कोई बहुत तेजी से दरवाजा खटखटा रहा था। रोहन ने जाकर दरवाजा खोला। रिसेप्शनिस्ट एक बड़ी ट्रे लेकर खड़ी थी। सर, आपका खाना। लेकिन मैंने तो खाना मंगाया ही नहीं था। सर, ये होटल की तरफ से फ्री है। आप एक बार खाना खाकर जरूर देखिए। रिसेप्शनिस्ट खाना देकर चली गई। रोहन जाकर दोबारा सो गया। 1 घंटे बाद वो फिर उठा और उसने खाने की प्लेट हटाकर देखी। रोहन की आंखें फटी रह गईं। प्लेट में एक कटा हुआ सिर रखा था। रोहन घबरा गया। सुबह के 3:30 बज रहे थे। उसने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो मुंबई में रहता था, लेकिन दोस्त ने फोन नहीं उठाया। रोहन ने धीरे से रूम का दरवाजा खोला और नीचे रिसेप्शन रूम की तरफ गया। नीचे से हर 2-3 मिनट बाद किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। रिसेप्शन काउंटर के बराबर में एक दरवाजा था। रोहन ने चुपके से उस दरवाजे में झांक कर देखा। रूम के अंदर कई स्ट्रेचर्स थे। हर स्ट्रेचर पर एक एक आदमी बंधा हुआ था। रिक्शा वाला एक एक करके स्ट्रेचर को रिसेप्शनिस्ट के पास ले जाता और ये रिसेप्शनिस्ट हर आदमी की गर्दन काट देती। अब ऊपर जाओ और रूम नंबर 61 वाले को पकड़ कर लाओ। इससे पहले कि रिक्शा वाला दरवाजे की तरफ मुड़ता, रोहन तुरंत काउंटर के नीचे जाकर छुप गया। काउंटर के नीचे एक बिना सिर के आदमी की लाश पड़ी हुई थी। लाश की बदबू से रोहन का बुरा हाल हुआ जा रहा था। वह किसी तरह मुंह बंद करके कुछ देर काउंटर के नीचे छिपा रहा। जब रिक्शा वाला ऊपर चला गया तो रोहन काउंटर से बाहर निकला और होटल छोड़कर भाग गया। कुछ दूर भागने के बाद जब रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो रिसेप्शनिस्ट और रिक्शा वाला, जिनके चेहरे अब भयानक थे, रोहन की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। रोहन अपनी पूरी ताकत से दौड़ा। उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वो बस सीधा भागता गया। आखिरकार रोहन मेन रोड पर पहुंच गया, जहां कुछ गाड़ियां नजर आ रही थी और कई ऑटो वाले भी खड़े थे। शुक्र है कि मेरा मोबाइल मेरी जेब में है। बैग तो वहीं छूट गया। रोहन ने एक ऑटो वाले से बात की और उसे सारी बात बताई। लगता है आप भूतिया रिसेप्शनिस्ट के चक्कर में फंस गए। आप जिस होटल से आ रहे हैं वो 12 साल से बंद पड़ा है। 12 साल पहले वो होटल बाकी होटलों की तरह ही चलता था। एक दिन 2 शराबी उस होटल में पहुंचे। वो किसी बड़ी गैंग के आदमी थे। होटल फुल था,
इसलिए रिसेप्शनिस्ट ने रूम देने से मना कर दिया। नशे में धुत दोनों रिसेप्शनिस्ट से छेड़छाड़ करने लगे। रिसेप्शनिस्ट ने जब विरोध किया तो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को गोली मार दी। रिक्शा वाला रिसेप्शनिस्ट को बचाने आया तो उन्होंने रिक्शे वाले को भी गोली मार दी। उनकी हत्या के बाद से होटल और होटल के आसपास दोनों की आत्माएं भटकती रहती हैं और होटल में रुकने वाले लोगों से बदला लेती है। इसलिए कभी भी कोई रिक्शा वाला होटल ले जाने के लिए पूछे तो सावधान हो जाना। रोहन ने कान पकड़ लिए कि अब वह कभी भी एडवांस में होटल बुक किए बिना कहीं नहीं जाएगा। भूतों का ढाबा। आयुष का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन आयुष के पापा सतीश घर लौटे तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। आयुष की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। उस सड़े हुए गांव में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से कोई सवारी भी नहीं मिलती। उस गांव में तो लाइट भी नहीं है। अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गया है वहाँ पर। मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा। वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। ठीक है चलेंगे, लेकिन वहाँ कार से पहुँचने में भी 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है। इसलिए खाना घर से बना कर ले जाना पड़ता है। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहाँ सड़क पर कई ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले आयुष, सतीश और रेखा कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साए साए करता सन्नाटा था। पापा, ये रास्ता तो बहुत वीरान है। डर के मारे मुझे तो सुसु आ रही है। सतीश ने कार रोक दी। क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें सुसु आ रही है। जाओ पहले सुसु करके आओ। मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। पेशाब रोकना अच्छी बात नहीं होती। जल्दी से जाओ, सुसु करके आओ। हम लोग खड़े तो हैं तुम्हारे पास, इतना क्यों डर रहे हो? आयुष ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक खोपड़ी पर पड़ा। आयुष डर के मारे चिल्ला पड़ा। क्या हुआ? पापा, यहाँ किसी इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई है। रेखा और सतीश कार से बाहर निकले। डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा। तुम सुसु करने जाओ। आयुष के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते दिखाई दिए। तब उसकी जान में जान आई। चलो, आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई तो दिया। अब मैं आराम से सुसु कर सकता हूँ। आयुष पेशाब करने लगा और उसके मम्मी पापा कार में बैठ गए। आयुष पेशाब करके लौटा तो उसने देखा कि कार के पीछे वाली डिक्की हिल रही है। आयुष ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। आयुष ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा, चुड़ैल, चुड़ैल, पापा चुड़ैल, चुड़ैल। आयुष के मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। पापा, डिक्की के अंदर एक भूतनी है। मैंने अभी डिक्की खोल कर देखी थी। सतीश ने डिक्की खोलकर देखने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढा जो कुछ देर पहले ही उनके पास से गुजर गए थे। वे लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार सतीश ने डरते हुए डिक्की खोली। डिक्की में सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। आयुष, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद आयुष बोला, पापा, सुसु करके पेट खाली हो गया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सतीश, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे। अब बताओ, मुझे कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सतीश को एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने कहा था ना कि यहाँ ढाबा है। चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए। 2 अधेड़ उम्र के आदमी और औरत और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में एक हंसिया था। वो आयुष के पास आकर बोली, कहिए क्या खाएंगे? जो भी ताजा हो वो ले आओ। लड़की जब पलट कर गई तो तीनों ने देखा कि लड़की के बालों में 2 कटे हुए सर लटके हुए हैं और लड़की के पैर भी उल्टे हैं। आयुष, सतीश और रेखा का मुंह सूख गया। रेखा ने सतीश के कान में कुछ कहा।
सतीश पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहाँ खाना बन रहा था। सतीश ने देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए सिर निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। उस आदमी के पैर भी उल्टे थे। सतीश ने रेखा के पास आकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो हंसिए वाली लड़की तेजी से चलती हुई आई और उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने देती। हमें लेट हो रहे, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो। लड़की हंसिया उठाकर बोली, चुपचाप बैठ जाओ और खाना खाकर जाओ। सतीश के परिवार के पास अब और कोई चारा नहीं था। वे लोग टेबल के पास बैठ गए। कुछ देर में एक आदमी शानदार खाना लेकर आया, जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और भी कई चीजें थीं। आदमी जब खाना रखकर चला गया तो सतीश ने देखा कि लड़की उनके पास अकेली खड़ी है। सतीश ने एक झटके से लड़की के हाथ से हंसिया छीना और उसकी गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से! तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। उधर कमरे से आदमी और औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। सतीश का परिवार कार में बैठ गया और सतीश ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे भूत और भूतनी ने उनकी कार पकड़ रखी थी। सतीश ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने बैक गियर डाला और कार तेजी से पीछे की ओर चला दी। आदमी और औरत कार से बिल्कुल कुचल गए। फिर सतीश ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और वो दिन होने तक नहीं रुका। सतीश ने गांव पहुंचकर सारी बात अपने भाई को बताई। अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उसकी लड़की। एक बार कुछ जवान लड़के ढाबा में खाना खाने गए। उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और आदमी, औरत और उसकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती है और वहाँ ढाबा होने का भ्रम पैदा करती है। लौटते समय रात में वहाँ से मत गुजरना।